Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशंस इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। नंबर 1, दिस कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से कौन सी कंट्री यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर नहीं है? तो उसमें आंसर है जर्मनी। अमेरिका, रशिया और चाइना है, जर्मनी नहीं है। सेकेंड, दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स वर्कशॉप इन इंडिया ऑन रेमेडियल मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन काम करता है? माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, खाने में जो न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिलता तो उससे माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेफ। थर्ड पे जाते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो है वो है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स के साथ रीजन भी देना है। तो पहले ट्रू फॉल्स मार्क कर लेते हैं, फिर मैं आपको रीजंस एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ग्लोबल प्रॉब्लम। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ग्लोबल प्रॉब्लम को डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है, तो ये ट्रू है। सेकेंड है, द स्टेटस ऑफ ऑल द मेंबर नेशन ऑफ द यूएन इज नॉट इक्वल। सारे मेंबर नेशन का स्टेटस एक जैसा नहीं है यूएन के अंदर, तो ये फॉल्स है। थर्ड है, अ रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इवन इफ चाइना एक्सरसाइजेस इट्स वेटो पावर। अगर चाइना ने अपना वेटो पावर यूज किया तो उसके बाद भी कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है। और फोर्थ वन है, इंडिया हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्क ऑफ द यूएन। इंडिया ने यूएन के काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो ये सही है, ट्रू है। अब आइए एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू है जिसका आंसर पेज नंबर 79 पर है। तो आइए पेज नंबर 79 पे आप लोग भी चलिए, निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक में। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 79 सेकंड का फर्स्ट, ये जो आप येलो में पूरा हाईलाइटेड देख रहे हैं जनरल असेंबली में, ये इसका आंसर है। ये पॉइंट्स है, बस इतने ही पॉइंट्स आप लिखेंगे तो चलेगा। ऑल द मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। जो भी यूएन का मेंबर होता है वो जनरल असेंबली का भी मेंबर होता है। Every year the General Assembly meets in its session from September to December. हर साल सितंबर से दिसंबर जनरल असेंबली का सेशन होता है। During the session the General Assembly discusses important issues. इन सेशंस में important issues पर डिस्कशन होता है, जैसे कि environment, disarmament, etc. The decision in the General Assembly are taken by majority. और जो भी फैसला यहाँ होता है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। The significance of the General Assembly lies in being a platform for representatives of member nations to come together and discuss and make policy decisions on issues of global importance. इसमें जनरल असेंबली की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे सारे मेंबर नेशंस को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर ये अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकंड जो था वो था हमारा The status of all the member nations of the UN is not equal. पेज नंबर 78 पर जाएंगे हम इसके लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये आप इसमें लिख सकते हैं, ऑल मेंबर नेशंस विल हैव द सेम स्टेटस। हर मेंबर नेशन का स्टेटस सेम होता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग नेशंस बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल साइज, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर। किसी भी देश का चाहे ज्योग्राफिकल साइज कुछ भी हो, उसकी इकोनॉमी डेवलप हो, अनडेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, या फिर मिलिट्री पावर उसका कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इट मीन सबका स्टेटस इक्वल होता है। चलिए थर्ड पे जाते हैं। देखिए थर्ड है यहाँ पे, अ रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इवन इफ चाइना एक्सरसाइजेज इट्स वेटो पावर। ये फॉल्स है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है वेटो, उसका और इसका आंसर सेम ही है। तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी एक्सप्लेन साथ ही साथ हो जाएगा।
तो पेज नंबर 79 पे चलते हैं इसके लिए। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड, यहां से लेके यहां तक, ये दोनों का आंसर है, सेकंड के थर्ड का भी और थर्ड के फर्स्ट का भी। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहले तो अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। दे हैव द वेटो पावर, इनके पास एक वेटो पावर होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम नेगेटिव वोटिंग कहते हैं, यानी इफ even one of the 5 permanent member uses his veto, that is gives a negative vote, the decision cannot be taken। यानी इन पांचों में से किसी ने भी किसी एक रेजोल्यूशन पे अपना नेगेटिव वोट दिया कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। मतलब वेटो पावर अगर किसी ने भी यूज किया तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहां पर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे ये फोर्थ वन रह गया। इंडिया हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्क ऑफ द यूएन, पेज नंबर 82 पर है, ट्रू स्टेटमेंट है ये, यहीं पर इसका आंसर है। देखिए ये वाला पैराग्राफ। इन 1946 इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रेज द क्वेश्चन ऑफ रेसिज्म इन द यूएन। 1946 में इंडिया ये पहली कंट्री थी जिसने रेसिज्म का मुद्दा उठाया था यूएन के अंदर। रेसिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जात पात का जो भेदभाव होता है वो सब। इंडिया हैज ऑलवेज लेड द डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया हमेशा से डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी यूएन में चर्चा करते रहा है। इंडिया हैज ऑलवेज सेंट हर ट्रूप्स टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया ने अपने ट्रूप्स भी भेजे हैं। ये नॉट जस्ट दैट कट कर देंगे, यहां से लिखेंगे इंडिया हैज सेंट एन ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स एज वेल। औरतों की भी पीस कीपिंग फोर्स इंडिया ने भेजी है। स्टूडेंट्स जहां जहां पॉइंट है वहां से आप, जहां जहां डॉट है वहां से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फोरगोइंग एनालिसिस दैट इंडिया मेक सीरियस एफर्ट्स टू सॉल्व इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बाय पीसफुल मीन्स। इन सारे एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होती है कि इंडिया ने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल मीन्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश यूएन के साथ मिलकर हमेशा से की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में वेटो, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है यूनिसेफ, पेज नंबर 81 पे। आइए पेज नंबर 81 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें जो फर्स्ट पैरा है ये यूनिसेफ का है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहते हैं इसको, इज एन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। It works towards making nutritious food and health care available to children। इसका काम है बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड और हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। Several workshops were organized in India to find out measures to overcome malnutrition among babies and children। यूनिसेफ और इंडिया ने मिलकर बहुत सारे वर्कशॉप भी इंडिया में किए हैं ताकि बच्चों में माल न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको खत्म किया जा सके, उससे ओवरकम इंडिया हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा आंसर इन ब्रीफ। राइट द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, पेज नंबर 77 पे जाएंगे। आइए पेज नंबर 77 पे चलते हैं। देखिए यहां पर ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, The United Nations was established after the Second World War out of a realization that there has to be a mechanism to establish world peace। United Nation World War II के बाद बनी और इसका मेन पर्पस था वर्ल्ड पीस प्रोवाइड करना। आफ्टर द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने जापान में 2 न्यूक्लियर बम गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी पर। तो उसके यूज के बाद the idea took root that such destructive wars should be stopped and that it is the collective responsibility of all nations to do so। इतना खतरनाक उसका रिजल्ट आया वेपन्स का, उस एटम बम का, इसलिए दुनिया के सारे देशों ने सोचा कि ऐसी वॉर को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन को एस्टेब्लिश किया गया टू इंस्टॉल दिस अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल नेशन, ताकि हर देश ये बात समझ जाए कि हमें पीस मेंटेन करना दुनिया में कितना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। What is the role of peacekeeping forces of the UN? UN के peacekeeping forces का क्या रोल है, ये पेज नंबर 82 पर यहां पर देखिए ये वाला। The peacekeeping activity of the UN involves creating appropriate circumstances favorable for bringing about permanent peace in strife-torn areas. पीस कीपिंग एक्टिविटी, यूएन की जो पीस कीपिंग एक्टिविटी है इसका मेन काम क्या है कि ये एक फेवरेबल क्लाइमेट या एक फेवरेबल सर्कमस्टेंस प्रोवाइड करे ऐसे एरिया में जो स्ट्राइफ टोन से, स्ट्राइफ टोन का मतलब जहाँ पे वॉर हुई है, झगड़ा हुआ है, राइट हुआ है, तो वहाँ पे परमानेंट पीस लाए, इनका काम होता है वहाँ पे शांति फैलाना। पीस कीपिंग फोर्सेज हेल्प दीज एरियाज टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस, यहाँ पे पीस प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम पीस कीपिंग है, यानी कि पीस को मेंटेन करने वाले। इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ हेल्प इज एक्सटेंडेड फॉर एस्टेब्लिश पीस, और पीस एस्टेब्लिश करने के लिए मदद की जाती है। द यूनाइटेड नेशंस टेक अप पीस कीपिंग एज वन ऑफ द टास्क फॉर सेफगार्डिंग एंड फॉस्टरिंग पीस इन द वर्ल्ड। यूएन ने पीस कीपिंग इसलिए शुरू की है क्योंकि ये दुनिया में पीस को सेफगार्ड करने का और फॉस्टर करने का काम करता है। फॉस्टर मतलब एनकरेज करना, सेफगार्ड मतलब उसको हिफाजत करना, पीस को मेंटेन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, पेज नंबर 77 पे। आइए पेज नंबर 77 पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूएन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए यहां से आप लिखेंगे इस तरह से, The objectives of the United Nations are number 1, यहाँ पे establishing को कट करके to establish करना है, तो to establish international peace। दूसरा to establish friendly relation among nation, पहले का मतलब है कि international peace फैलाना, देशों के बीच में friendly relation maintain करना। थर्ड to enhance international security by solving international dispute, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी झगड़े हैं उसको सॉल्व करना और इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद है टू सेफगार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, ह्यूमन राइट और फ्रीडम को सेफगार्ड करना, फॉस्टर करना, एनकरेज करना। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दीज द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो एम एट एनहांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फैलाने में भी यूनाइटेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट चार्ट से जो एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, इसमें यूएन के ऑर्गन के नाम है, उसमें कितने मेंबर है और उस ऑर्गन का क्या फंक्शन है वो हमें लिखना है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें 193 मेंबर्स होते हैं और इसका फंक्शन स्टूडेंट्स पेज नंबर 79 पे है। तो आइए पेज नंबर 79 पे चलते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली में, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर को ये इलेक्ट करते हैं। दूसरा टू चूज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल को, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को भी ये चुनते हैं। एंड द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज को भी ये लोग ही चुनते हैं इन कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल से कंसल्ट करने के बाद। थर्ड पॉइंट है टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूएन, यूएन का एनुअल बजट पास करना। ये 3 फंक्शन जनरल असेंबली के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनरल असेंबली के बाद नेक्स्ट ऑर्गन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। इसका फंक्शन भी पेज नंबर 79 पर ही है। तो आइए पेज नंबर 79 पे चलते हैं। देखिए इसका फंक्शन आपको यहां पर मिलेगा, जिसमें आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद द सिक्योरिटी काउंसिल में सजेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, ये पॉइंट मत लिखिए, बस यहां तक लिखिए, ये पहला पॉइंट। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर सेकेंड पॉइंट टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर आर्म्स कंट्रोल, हथियारों को कंट्रोल रखने की पॉलिसी बनाना। थर्ड
to play a joint role along with the General Assembly in the appointments of the judges of the International Court of Justice and the United Nations Secretary General। जो अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था कि ये जनरल असेंबली के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को अपॉइंट करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड ऑर्गन क्या है जो हमारी बुक में दिया हुआ है। थर्ड ऑर्गन यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अंदर 15 जजेस होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। इसका फंक्शन आपको पेज नंबर 80 पर मिलेगा। तो आइए पेज नंबर 80 पे जाते हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये 3 पॉइंट। सबसे पहला, टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर मेंबर नेशंस ऑफ द यूएन। यूएन के 1 या 2 या 2 से ज्यादा नेशंस के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना। सेकेंड है टू इंटरप्रेट इंटरनेशनल लॉ ऑथेंटिकली। इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना, ऑथेंटिकली मतलब बिल्कुल सही सही। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसको बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करना। फिर थर्ड है टू एडवाइज द वेरियस ऑर्गन्स और सब्सिडरी बॉडीज मतलब जो अंडर में काम करते हैं ऑफ द यूएन अबाउट लीगल इश्यूज। यूएन के जितने भी ऑर्गन है या सब्सिडरी बॉडीज है उनको लीगल इश्यूज के बारे में एडवाइस देना, ये इसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट ऑर्गन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें 54 मेंबर्स होते हैं और इसका फंक्शन पेज नंबर 80 पे है। स्टूडेंट्स मैं आपको सारी मार्किंग टेक्स्ट बुक में ही दे रहा हूं ताकि आपको कोई और मटेरियल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़े। सारे आंसर्स आप टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर 4 फंक्शन है इसके। पहला है इनिशिएट डिस्कशन एट ग्लोबल लेवल ऑन इश्यूज लाइक पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड सजेस्ट पॉलिसी टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इन सब प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करना और इसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, ये इनका काम है। दूसरा, डिस्कस इश्यूज लाइक वुमेन्स क्वेश्चन, औरतों के सवाल को उठाना, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, औरतों के एम्पावरमेंट की बात उठाना, ह्यूमन राइट्स की बात करना, फंडामेंटल फ्रीडम, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड मेक डिसीजन। इन सब के बारे में डिस्कस करके इसका डिसीजन लेना भी इसका काम है, इस ऑर्गन का काम है। थर्ड है मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन लाना इनका काम है। फिर फोर्थ है कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन एसोसिएशन विद द यूएन। यूएन के साथ जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना, ये इस ऑर्गन का फंक्शन है। तो ये वाला हमारा जो फ्लो चार्ट था या टेबल था ये हमने कंप्लीट कर लिया। आइए नेक्स्ट क्या टेबल है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शो द क्रोनोलॉजी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन। यूएन के एस्टेब्लिशमेंट का स्टेप बाय स्टेप 1941 में क्या हुआ, 44 में क्या हुआ, 45 में क्या हुआ, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये पेज नंबर 77 पे ये क्रोनोलॉजी दी हुई है। आप इसको भी टेक्स्ट बुक से ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 41 में लिख सकते हैं द अटलांटिक ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सर विंस्टन चर्चिल एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनके बीच में अटलांटिक ट्रीटी साइन हुआ। फिर उसके बाद 44 में क्या हुआ, अ ड्राफ्ट ऑफ द ट्रीटी टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का ड्राफ्ट तैयार हुआ। और फिर उसके बाद लास्ट में द चार्टर वॉज साइन, एग्रीमेंट साइन हुआ 24 अक्टूबर 1945, अटलांटिक चार्टर साइन हुआ एंड द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टेब्लिश और फिर यूएन एस्टेब्लिश हो गया। तो ये 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो एक और चार्ट हमको दिया हुआ है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग ट्री डायग्राम अबाउट द यूनाइटेड नेशन। एक ट्री डायग्राम है यूनाइटेड नेशन का जो हमें यहाँ पे बताना है। इसमें यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, न्यूयॉर्क है। मेजर ऑर्गन में आप लिख सकते हो, देखो जीए मतलब जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट, ये इसके अंदर आ जाएगा मेजर ऑर्गन्स में। और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हैं जो पेज नंबर 79 पे सारे नाम दिए हुए हैं। आप वहां से इसका आंसर लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए इस बॉक्स में नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें से आप ये सारे नाम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो,
कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।